basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme, where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है
ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो, ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है। संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप एक मिनट प्लीज आप प्लीज एक मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में। प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों आगे बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण आप दोनों तय कर लो पहले। नोटिस चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra vires. And it is ultra vires. Sir, proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state
assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary, so far concurrent list is concerned, it would not be contrary to the Article 254 of the Constitution. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra vires. That is it's the basic structure of the Constitution. Sir, Article 82 and sub-Article 5. Unfortunately, I can't think about it. I can't think that Article 82 sub-Article 5 is giving an uncanalized power to the Election Commission of India. We don't have any value. We don't have any value. Then Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be done from the state election fund. Why you are not bringing? That will be brought real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election reform. Kindly, sir. Listen, sir. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. Sir, we have seen, we have heard the speech of the Honorable Prime Minister regarding the First Amendment of the Constitution. Sir, Dr. B.A. Ambedkar said, we are giving a draft constitution to the country and country will make the amendment. How Pandit Jawaharlal Nehru has not brought any, sir, listen, sir, has not brought any constitution which really hits the basic structure. Excuse me, sir, आप इतना रूठा मत कीजिए, आपने इतना रूठा मत, हाफ मिनट, अपना रूठा मत होइए. This is not done. This is, sir, all the time. We have brought, this government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed. It has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments I have had. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consider, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our strength. डीएमके टीआर बालू या कनिमोजी जी, आप भी डिसाइड कर लो आपस में. नहीं, वो कनिमोजी जी भी हाथ खड़ा कर रही है. मैंने कहा आप भी डिसाइड कर लो. अभी आपको मैंने इजाजत नहीं दी, बालू जी को इजाजत दी है. Sir, oppose the Constitution Amendment Bill 129. As my leader, Dr. M.K. Stalin has said, टीआर बालू जी, it is anti-federal and नहीं, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको. प्लीज बैठिए, आपका नोटिस आपको दूंगा, लेकिन भी टीआर बालू जी. Our unitary form of governance, killing its diversity and democracy in process. Unquote. Sir, I want to know, sir, how could they allow this bill, मैं आपको मौका दूंगा, आपका नोटिस में दूंगा आपको मौका. बैठिए Sir, दादा. when the government is not having two-third majority, how could they allow this piece of legislation in this house? I want to know, sir. See, it needs two-third majority. बालू जी, प्लीज. Yes, sir. मैंने अभी
अलाउ नहीं किया। अभी इन्होंने प्रस्ताव रखा है, संसद अलाउ करती, मैं अलाउ नहीं करता। So electors has right to elect the government for 5 years, and the same cannot be curtailed with simultaneous election. The simultaneous election would incur additional cost of 13,981 crores. In addition, 9,284 crores will be required for procurement of EVMs, VVPAT to meet the requirement of simultaneous election. The Parliamentary Standing Committee in its 79th report in 2015 has concluded that, I quote, gaining consensus of all the political parties may be difficult and holding simultaneous election may not be feasible. With this, I want to conclude, sir. At the same time, I request the government can take up the matter with JPC so that it can be discussed there and bring back the bill to the House, sir. Thank you, sir. मैं सबको दूंगा समय, आप निश्चिंत रहे। श्री लाओ श्री कृष्णा सबको दूंगा समय, जिसका नोटिस नहीं उसको भी समय दूंगा। लाओ श्री कृष्ण सबको समय दूंगा। Second, sir. Second, first you speak. नो फर्स्ट नहीं, एक वन सिंगल। I will be requesting. हाँ, आप डिसाइड कर लो। Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election bill. Sir, our party's... Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu... एक मिनट। रूल 72 में है, लेकिन एक मिनट, हमने वक्त के समय भी सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए ना कुछ। आपने अध्यक्ष महोदय जी, आपने शुरू में हाउस का सेंस लेकर के बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने कहा कि पहले उसका उदाहरण भी आपने दिया और दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा का समय एक साथ करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन में अलग होगा। साथ साथ में ये भी कहा, क्योंकि नोटिस एक पार्टी से कई नोटिस आए हैं, किसी पार्टी से नहीं आया, लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए अध्यक्ष ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, सारे अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी कहा सारे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, फ्लोर लीडर्स को इसमें मत रखने का मौका देंगे, ये अध्यक्ष ने कहा है। और ऑल द फ्लोर लीडर्स मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी, आप सिर्फ इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ओके, प्लीज बैठिए, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं। अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, प्लीज आप बैठिए। आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ। अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ, आप बैठे टिप्पणी मत कीजिए। इटी मोहम्मद बशीर जी, ओके, इटी मोहम्मद प्लीज, इटी मोहम्मद बशीर, हाँ, सर इटी मोहम्मद बशीर जी, समझ दिया आप। प्रेमचंदन जी क्लियर कर दिया सबको। चलो, इटी मोहम्मद बशीर जी, सर बेटे सर आप समझा दिया करो सबको। इटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, I express my very strong opposition for the very presentation of this bill because of the pertinent reason. Number one, this is really an attack on the democracy and constitution and federalism of India. Sir, this amendment is implemented in some state will have tenure for less than 3 years even, which is against the vision mandate of the voters of this country. Sir, if this proposal is implemented in a way,
its significance of the local issue will be undermined. That is another thing I want to point out. Because of this particular reason, I vehemently oppose this. Shri Anil Desai. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously, but in different phases. And it is another reason which is being given that election code of conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the states, and that affects the country as a whole. Sir, here my basic opposition is, as I said, that legislative competence of the states should not be undermined. It's a federalism which is being practiced, and that is the reason why I'm opposing. Only one thing I would say, that even Election Commission of India's competence itself should be checked. Election commissioners should come by way of elections. They should come with go through the election process and get elected by the people. Because what we have witnessed during last 2 to 3 years, that whatever the decision which was given by the Election Commission in the state of Maharashtra, which is not accepted according to the democratic principles of the Constitution enshrined in the Constitution, sir. So I oppose this bill. गौरव गोगोई जी के बाद में रूलिंग दे दूं, पहले गौरव गोगोई जी बोले। सर आप बोलिए सर, चर्चा है या 72 है, आप बोलिए पहले। देखिए, ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो उस विषय को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। नियम 72 नियम उपनियम 1 पहला परंतु वर्णित किया करता है कि यदि विधेयक पूर्व स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय वस्तु इस सभा की विधायन क्षमता से परे है। अब सबसे पहले वक्ता माननीय मनीष तिवारी जी ने ये विषय रखा और वक्ताओं ने भी रखा, ये विधायन क्षमता से परे है। और इसीलिए जब ये विषय रखा तो मैंने इस विषय को कहा तो विधायक तो अध्यक्ष अन्य सदस्यों को विधेयक के बंदों पर अपने मत रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती, इस तहत किया जाए। हाँ, आप गौरव गोगोई जी के बाहर जा सकते हैं, मतलब धन्यवाद सर। ये लेकिन हाँ भी जा सकते हैं, वही तो पूछ रहे। एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते। हाँ, समर्थन के लिए मैं सर ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है
जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। माननीय सदस्यगण ने 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैंने कहा है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, कोई भी दल हो वो संक्षेप में अपनी बात रखें और प्रयास ये करना चाहिए कि मैं नोटिस आप सबने दिया है, नोटिस पे सबका अधिकार बनता है, लेकिन जब मैंने एक व्यवस्था दे दी है और पूर्व में भी ये व्यवस्था है, मैंने आपको बता दी है कि पूर्व में भी ये व्यवस्था परंपरा रही है और मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि कब कब ये हुआ है, आप चाहे तो दोबारा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए एक दल से एक व्यक्ति बोले, संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें। आप दादा इतनी आपको पार्टी ने चुप 1 मिनट रहिए ना। हाँ, 1 मिनट। चंद्रशेखर जी आप अपनी बात कहते। हाँ। Honorable Speaker, sir. हाँ। I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation and One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas and is well recognized and respected as a visionary leader, sir. TDP is deeply committed to nation-building initiatives such as Vikasit Bharat 2047 and aims to align them with Vikasit Andhra 2047, reflecting the true spirit of cooperative federalism.
and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of one nation, one election bill. But I would like to quote four. Number one, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. Although the official figures for the 2019 Lok Sabha elections vary, news reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spent was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में ओके आप पक्ष रख दे बस No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report and 27 Niti Aayog report estimates if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir. Sir, if the the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done ओके माननीय मंत्री simultaneously, जी प्लीज if the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Sir, fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization and I support the bill, sir. Thank you. असाउद्दीन ओवैसी प्लीज Speaker sir, अरे sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional ओवैसी के bill, बाद sir. ओवैसी के बाद Sir, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए sir. ओवैसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. के राधाकृष्णन अमराराम जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था, संविधान और जनतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा उसके 4 साल में आप जनतंत्र की हत्या करने का काम, ये
संविधान संशोधन ये जो बिल लेके आए हैं ये करने का काम करेगा। आइंदा भी निश्चित रूप से आप बताइए, लोकल बॉडी जो पंचायत और नगर पालिकाएं स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको भी आप लेना चाहते हैं? क्यों लेना चाहते हैं कि एक हमारा ही चलेगा, बाकी देश का किसी भी राज्य का जो भिन्न भिन्न संस्कृति है, भाषा है, उसके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उनको राज्यों को बनाया है, उनकी विधानसभा बनाया है, उनके अधिकार हैं, वो सब अधिकार आप इस बात के माध्यम से यहाँ लेना चाहते हैं। और केवल इसलिए कि तानाशाही फासिस्ट जो ताकत आप रूप से विरोध चाहे 356 हो, आगे भी अगर मान लो डिजोल्व हो गया, कोई फाल्ट हो गई, सरकार गिर गई, तो उसके लिए भी आप अगर 2 साल बाद गिर गई तो 3 साल के लिए चुनाव होंगे, 1 साल बच गया तो उसके लिए होगा। इसलिए ये डिटेल चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सुप्रिया सुले चर्चा कराई और आज 2 दिन बाद में उसी संविधान को तहस नहस करने के लिए बिल लेके आए हो। इसका हमारी पार्टी बिल्कुल विरोध करती है। सुप्रिया सुले। Thank you, sir. Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party SP, I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. Clearly, most of my colleagues have made the 3 most important points: that this is completely against federalism and the Constitution of India. The centre and the states have their own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair, because the Article 356, because just last week, sir, we debated Article 356, and in the case of S.R. Bommai versus the Constitution of India, dissolving of assemblies was something which both sides have objected, and both sides have done it. So if we object to this, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honourable the Government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee, so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. Thank you, sir. संक्षिप्त में बोलना श्रीकांत जी, सब संक्षिप्त में बोलो भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं अपनी पार्टी दादा बेटे आपको मिला नहीं, इसलिए हमें भी आप वंचित मत कीजिए, बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी, और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी संक्षिप्त में, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन 1-1 मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे। आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया। श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ, और आज यहाँ पर विपक्ष वाले
6 महीने से विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहाँ पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूँ, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है और सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ये इनका संविधान है सर, ये फेडरलिज्म माननीय सदस्य प्लीज नो माननीय प्लीज। ये बिल क्यों जरूरी है ये 2 पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा सर। समझ गए आप। एनके प्रेमचंदन जी, एनके प्रेमचंद प्लीज कोविड समिति जो गठित हुई उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया। स्पीकर सर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की। Speaker sir, thank you very much for affording me this opportunity to speak on the introduction of the bill. Hey, Gogoi, Dharmendra ji, sir, एनके प्रेमचंदन। thank you very much, Mr. Speaker sir, for affording me this opportunity to oppose the introduction of the bill. Please. On behalf of my party, sir, on behalf of my party, एक सेकंड सर कोविड समिति की रिपोर्ट है, उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया सर कि 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की जिसमें 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। ये दिखाता है कि देश के अधिकार सुप्रिया जी, sir, on behalf of my party, क्या तरीका है? sir, on behalf of my party, sir, Speaker sir, Gagoi, Speaker sir, on behalf of my party, Revolutionary Socialist Party, RSP, I vehemently oppose the introduction of the bill, this Constitution Amendment Bill. Sir, on 3 grounds, I will confine to the points, the legislative competence only. I fully associate with the observations made by, very crisply, he has made it in a very good sense. I fully associate with the submission made by Sri Manish Tiwari ji. Sir, 3 grounds. Number 1 is, it attacked the basic root of federalism of the Constitution. And number 2, the provisions of the bill are uncertain and not clear regarding the conduct of elections in the Legislative Assembly subsequent to the notification making the appointed date. And the third one is the statement of objects and reasons are not satisfying the contents of the bill. And one more thing is there, Article 368, I will elucidate it further. Sir, I will be fully within the scope. Sir, drastic structural change in the electoral process in the legislative assemblies. All the states should have been properly consulted before bringing this legislation. I fully agree with the other learned members have already cited. By virtue of this bill, if it is made in law, definite, the state legislative assembly and the state will become the subordinates to the House of the People and the union government. That is essentially against the basic principles of the federal character. And see, sir, Article 368, I do agree with the government. Article 368 does not expressly
mention about the legislature's consent, that is more than half of the Legislative Assembly's concurrence regarding this provision. But I would like to quote a case, that is Kinto Holahan versus Chilu. In 1993, the 52nd amendment was challenged, the validity of the 52nd amendment was challenged to the Supreme Court, and the Supreme Court has struck down 2 paragraphs of this act passed by the Parliament, 52nd amendment, only because of the reason those, very technical points.